हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 की साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जंतुओं में जनन। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जंतुओं में जनन क्यों आवश्यक है और मानव नर जनन तंत्र के बारे में पूरी स्टडी की थी और मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम करेंगे जनन की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको ये बार बार क्लियर कर देती हूँ कि जब भी मैं वीडियोस क्लियर दे रही हूँ आप लोगों को, तो पहले जो इसका पिछला पार्ट है वो ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी नॉलेज है वो आधी अधूरी हो जाती है अगर आप पिछला पार्ट नहीं देख पाते हैं तो जब भी आपके पास पार्ट 2 देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप पार्ट 1 भी उसको देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे टॉपिक्स। अब जनन की जो प्रक्रिया है उसमें युग्मक निर्माण पहला स्टेप है। युग्मक निर्माण का अर्थ ये हो गया, युग्मक होता है एक कोशिका, एक सिंगल कोशिका जो कहाँ बनती है, जनन तंत्र के अंगों में बनती है, जननांगों में बनती है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मानव की, तो मानव जो है उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि मानव में मेल और फीमेल पाए जाते हैं। ठीक है, मानव मेल और फीमेल में होते हैं। तो जो मेल और फीमेल इन दोनों के जननांगों के अंदर क्या होते हैं, एक सिंगल कोशिका का निर्माण होता है। जब लैंगिक जनन की क्रिया का समय होता है तब उसमें क्या होता है, एक सिंगल कोशिका का निर्माण होता है। उस सिंगल कोशिका को हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ लिया था कि जो मानव नर जनन तंत्र हैं उन नर जननांगों में सिंगल सेल शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा जनन तंत्र के जननांगों में जो सिंगल कोशिका है वो अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो युग्मक निर्माण की क्रिया होती है वो जनन क्रिया का सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद क्या होता है कि नर और ये जो मादा युग्मक है वो आपस में संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के बाद उनमें निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि वो दोनों युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये जो दोनों युग्मक जो आपस में जुड़े, मेल और फीमेल, ठीक है, ये आपस में जुड़कर एक सिंगल सेल वापस बनाते हैं। वो जो सिंगल सेल बन रहा है उसमें आधे गुण जो होते हैं वो मेल के होते हैं और आधे गुण जो होते हैं वो फीमेल के होते हैं। तो ये जो आपस में जुड़ने की जो क्रिया है दोनों युग्मकों की, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन या संलयन कहते हैं। ठीक है, निषेचन की क्रिया के दौरान क्या बनता है, एक सिंगल कोशिका बनती है। ये जो दो सिंगल कोशिका बनी, मेल और फीमेल युग्मक, इन दोनों के मिलने से पुनः एक सिंगल कोशिका बनेगी। उसे हम क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे या जाइगोट कहेंगे। ठीक है, ये जो जाइगोट है, अब ये सिंगल क्या थी, एक सेल थी। धीरे धीरे इस सेल के अंदर, इस कोशिका के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा और ये जो कोशिका है धीरे धीरे अनेक कोशिकाओं का एक गोला बन जाएगा। और वो जो गोला है वो अब क्या हो जाएगा, अलग अलग अंगों का निर्माण करने लगेगा। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे भ्रूण डेवलप होगा और डेवलप होकर एक पूरा नवजात शिशु का रूप ले लेगा और इस प्रकार से ये जनन क्रिया कंप्लीट होगी। और वो जो शिशु है उसके जन्म से ये पूरी जनन क्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये जनन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रखना है। इसको एक चित्र द्वारा भी आप इजीली समझ सकते हो। मेल में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, युग्मक, नर युग्मक। फीमेल में मादा युग्मक, अंडाणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में संपर्क में आते हैं तो बनता है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये दोनों युग्मक आपस में जुड़कर एक सिंगल कोशिका बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है तो उनके गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मानव में गुणसूत्र होते हैं 46, यानी कि 23 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, 23 के जोड़े। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे हो जाते हैं और आधे गुणसूत्र से स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है और आधे गुणसूत्र से क्या बनता है, फीमेल के अंदर क्या बनती है, अंडाणु बनते हैं। ठीक है,
ये जो आधे गुणसूत्र वाले जो कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ती है और जुड़कर वापस से 23 + 23 46 क्रोमोसोम बना देती है और इस तरह से मानव के अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है, यानी कि मानव की हर पीढ़ी में गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसकी वजह से निषेचन की क्रिया के दौरान जो जाइगोट बना, अब ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा और डेवलप होकर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, भ्रूण बना लेगा और भ्रूण डेवलप होकर नवजात शिशु बना लेगा। ठीक है, ये पूरी जनन की प्रक्रिया है। अब निषेचन की क्रिया को आपको डिटेल में समझना है तो डेफिनेशन तो यही हो जाएगी कि लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के पश्चात जो अगला चरण आता है उसमें युग्मकों का संलयन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणुओं का आपस में जुड़ना। जब ये नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संपर्क में आते हैं तब ये आपस में संलयित होकर एकल कोशिका युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मनज किसे कहते हैं? निषेचन के समय जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से जो एकल कोशिका बनती है वो एकल कोशिका युग्मनज कहलाती है, या जाइगोट भी हम इसे कहते हैं। अब ये निषेचन की जो है वो सजीवों में दो प्रकार से होता है, एक बाह्य निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। जंतुओं में अलग अलग प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है और ये डिपेंड करता है कि वो कोशिका सजीव कोशिका के शरीर के अंदर हो रही है या बाहर हो रही है। अगर ये सजीव कोशिका जनरली निषेचन की क्रिया जो होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, अगर ये फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है तब वो कहलाएगी आंतरिक निषेचन, अगर ये फीमेल की बॉडी से बाहर हो रही है तब वो कहलाएगी बाह्य निषेचन। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन अगर मादा के शरीर के बाहर होता है तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। ये जो क्रिया है वो होती है जनरली मेंढक, मछली, स्टारफिश यानी जलीय जंतुओं में, जिसमें जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है निषेचन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो वो निषेचन बाहर भी हो सकता है बॉडी के बाहर, जबकि आंतरिक निषेचन के लिए क्या होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। तो युग्मकों का संलयन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गियों में। ठीक है, अब मानव में लैंगिक जनन या निषेचन की प्रक्रिया पूरी आपको क्लियरली पढ़नी है, इसको अच्छे से समझे, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। डायग्राम को एक बार ध्यान से देखें। तो जो मादा जनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है या अंडवाहिनी जिसे हम कहते हैं, एक बार वापस से रिकॉल करा देती हूँ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपने पढ़ा था उसमें आपने अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ जो अंडाशय है, अंडाशय से हर महीने अंडाणुओं का अंडवाहिनी में निर्मोचन होता है। अब ये जो अंडवाहिनी है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इस अंडवाहिनी में ही मेनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अगर ये फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता है तब वो जो अंडाणु है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ये जो शुक्राणु हैं जब मादा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं तब क्या होता है कि ये गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुँचते हैं और शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु जो है वो एक अंडाणु को क्या करता है, संलयित हो एक अंडाणु के साथ संयोग करके संलयित हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया। जो शुक्राणु है वो अंडाणुओं के अंड कवच को भेदकर अंडाणुओं के साथ संलयित हो जाता है और जिससे क्या बन जाती है, दोनों केंद्रक, शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक है और अंडाणु का जो केंद्रक है वो दोनों आपस में संलयित होकर जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से बनने वाली कोशिका युग्मनज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो युग्मनज है वो क्या होती है, अंडवाहिनी में निर्मित हो गई। ठीक है, ये अंडवाहिनी में जो युग्मनज निर्मित हुआ, जाइगोट निर्मित हुआ, ये अंडवाहिनी से आगे चलकर गर्भाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, गर्भाशय में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो युग्मनज है अब वो गर्भाशय में धीरे धीरे डेवलप होगा। उसका सबसे पहला स्टेज क्या होगा, कोशिकाओं का गोला बन जाता है। जैसा पिछली बार भी मैंने आपको बताया, ये युग्मनज क्या करता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है
और इस प्रकार से कोशिकाओं का गोला बन जाता है। ये कोशिकाओं का समूह गोला क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है, या जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये जो भ्रूण है वो गर्भाशय की भित्ति के अंदर क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय की भित्ति के अंदर इस भ्रूण को रोपित कर दिया जाता है, जिसमें गर्भाशय की जो भित्ति की पतली सी झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली, जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, वह प्लेसेंटा इस भ्रूण को पोषण प्रदान करती रहती है माता के शरीर से। और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो विकसित होता रहता है, और ये एम्ब्रियो क्या होता है? डेवलप होता रहता है। ये एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज आप देख रहे हैं मानव भ्रूण में, और धीरे धीरे ये डेवलप होकर शिशु में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ये शिशु माता के गर्भ में परिवर्धित होता है, डेवलप होता है, और जब इसका पूरा मैच्योरेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है या डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? माता इस नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो ये मानव में भ्रूण का परिवर्धन होता है, मानव में जनन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो मानव में लैंगिक जनन जब भी आपको पूछे तब आपको ये पूरा डिटेल समझाना है, निषेचन की क्रिया समझानी पड़ती है, और भ्रूण का जब परिवर्धन हो जाता है उसे भी समझाना है। एक चीज़ और क्लियर कर ले, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें अंगों की पहचान की जा सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है, तो धीरे धीरे ये जो एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर कोशिकाएं आपस में समूहीकृत होकर, आपस में जुड़कर क्या करती है? धीरे धीरे कोशिकाएं अंगों का निर्माण करने लगती है। तो ये जहाँ पर भ्रूण की वह अवस्था जहाँ पर क्या हो सके, शिशु को अंगों को पहचाना जा सके, भ्रूण के अंगों को पहचाना जा सके, उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रूण के विकसित जो कोशिकाएं हैं जहाँ पर उसके अंगों की पहचान की जा सके, जैसे कि उसके हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाए और उसकी पहचान की जा सके, तो भ्रूण की वह अवस्था गर्भ कहलाती है। और इस तरह से गर्भाशय के अंदर गर्भ विकसित होता है और शिशु को जन्म दिया जाता है मैच्योरेशन पीरियड के समय। ये तो हो गई मानव में लैंगिक जनन की विधि। अब बाह्य निषेचन, मानव में आंतरिक निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जबकि जो जंतु है, मेंढक, मछली या जलीय जीव होते हैं, उनमें बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। अब बाह्य निषेचन की क्रिया कैसे होती है? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहता है। मछली और मेंढक जैसे जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? जल में, जल के आसपास, जल के स्रोतों के आसपास बहुत सैकड़ों की संख्या में अंडे देते हैं और अंडाणुओं को निर्मोचित करते हैं। इसी तरह से नर जो मेंढक होता है वह उन अंडाणुओं पर अपने शुक्राणु निर्मोचित कर देता है, और इस प्रकार से ये अंडे जो हैं, सारे अंडे जो हैं वो जल के साथ बहते रहते हैं और इसी शुक्राणुओं के साथ इनका संलयन नहीं हो पाता है, निषेचन नहीं हो पाता है और नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो सारे शुक्राणु जो हैं वो अंडाणुओं के साथ क्या होते हैं? निर्मोचित नहीं हो पाते हैं। जनरली ये प्रक्रिया जो होती है मेंढक में बाह्य निषेचन की क्रिया, ये बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु के आसपास होती है, जिसमें मेंढक या टोड़ जो होते हैं वो जितने भी होते हैं वो जल स्रोत के पास, बहते झरनों के पास क्या होते हैं? अपने अंडों को निर्मोचित करते हैं। मादा जो मेंढक होती है वो अंडों को निर्मोचित करती है और नर जो होते हैं वो उस पर शुक्राणुओं को निर्मोचित कर देते हैं। तो अंडे जो होते हैं मेंढक के वो अंड कवच से ढके नहीं होते। जैसे मुर्गी का एक अंडा होता है वो अंड कवच से ढका होता है, उस प्रकार के अंडे नहीं होते। इसमें ये क्या होती है? एक जेली नुमा संरचना के रूप में अंडे सब एक जेली की सहायता से सारे अंडे जो होते हैं वो एक साथ बंधे हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से निषेचन जो है वो कोई भी शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में जब आता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है, और इस प्रकार का निषेचन जिसमें कि नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जल में होता है, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो जो डेवलपमेंट होता है वो टेडपोल बनता है पहले, और टेडपोल से फिर क्या बन जाता है? एडल्ट मेंढक बन जाता है।
मुर्गियों में अब ये आपको सोचने की ज़रूरत होगी कि जो मछली और मेंढक होते हैं वो अधिक संख्या में अंडे क्यों उत्पन्न करते हैं। तो अधिक संख्या में अंडे उत्पन्न करने का यही रीज़न है क्योंकि सभी जो शुक्राणु हैं वो सभी अंडों का एक साथ निषेचन नहीं कर पाते हैं, और अगर निषेचन नहीं होता है तो नए जीव बनने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि निषेचन होगा ही या नहीं होगा। तो इसीलिए अंडे और शुक्राणु जो है वो अधिक मात्रा में निर्मोचित किए जाते हैं, ताकि उनमें से कोई एक या कोई भी बहुत जो उसकी जो संभावना है निषेचन की वो बनी रहे, और जल की गति, वायु, वर्षा, ये सब जो है वो इनकी निषेचन की क्रिया को प्रभावित करती है। तो इसलिए तालाब में दूसरे जंतु भी ऐसे होते हैं जो कि उनके अंडों का क्या कर सके, भोजन कर लेते हैं। तो इसलिए अंड कोशिका और शुक्राणुओं को बड़ी संख्या में उत्पन्न किया जाता है ताकि उनमें से कुछ तो निषेचित हो, इसको सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुर्गियों में अंडे से चूजे का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, मुर्गियों में भी आंतरिक निषेचन ही होता है। आपने देखा होगा मुर्गी अंडे देती है। अभी हमने कहा मछली और मेंढक जो होते हैं वो भी अंडे देते हैं, लेकिन इन दोनों में निषेचन की जो विधि है वो अलग अलग है। मछली और मेंढक जो अंडे देते हैं या शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो जल में होता है, वो कम्प्लीटली बॉडी से बाहर होता है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, बाह्य निषेचन कह रहे हैं। लेकिन मुर्गियों में जो अंडे से चूजे का निर्माण होता है उसमें आंतरिक निषेचन की क्रिया द्वारा अंड बनता है, और वो जो इमैच्योर भ्रूण के रूप में उसे शरीर से बाहर निर्मोचित किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती कैसे है, ये आंतरिक निषेचन के दौरान ही क्या होता है, युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। इसमें जो युग्मनज की विभाजन की प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से होती है, और अंडवाहिनी में ये नीचे की ओर बढ़ता रहता है, जिसके बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे युग्मनज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, युग्मनज के चारों ओर क्या बनती जाती है, परत बनती चली जाती है, एक कठोर परत बनती चली जाती है जो इसके कोमल भाग को सुरक्षित रखती है। और ये जो कठोर भाग बनता है वही आपको अंड कवच के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो अंड कवच आप देख रहे हैं इसके अंदर का ये पीला भाग मैंने आपको दिखाया, बिना को अंड कवच के अंडा इस प्रकार से होता है, अंदर की तरफ भ्रूण इस प्रकार से सुरक्षित रहता है। तो अंड कवच जो है वो एक्चुअल में क्या है, कई परतों से मिली हुई एक संरचना है जो कि अंदर के भ्रूण को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ये कठोर कवच है, और जब कठोर कवच पूर्ण बन जाता है तब क्या होता है, मुर्गी अंडे का निर्मोचन कर देती है, त्याग कर देती है। तो ये अविकसित भ्रूण को अपने शरीर से बाहर की ओर त्यागती है, और बाकी का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके कठोर कवच के अंदर होता है। ठीक है, अब मुर्गी क्या करती है, उसके अंडे के चूजा बनने में लगभग 3 से सप्ताह या 21 दिन का समय लगता है। 3 सप्ताह या 21 दिन का समय लगता है, और अंडे के अंदर चूजे का विकास जो होता है वो ऊष्मायन अवधि में होता है। ऊष्मायन अवधि का मतलब ये होता है कि मुर्गी क्या करती है, अंडों के ऊपर बैठती है और उसको सेकती है। ठीक है, उसे सेती है, जिससे क्या होता है, उस गर्मी से, मुर्गी के शरीर की गर्मी से वो अंडे क्या होता है, अंदर जो भ्रूण होता है वो डेवलप होता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है, 3 सप्ताह या 21 दिन। ठीक है, अंडे के अंदर का चूजा जो विकास होता है वो ऊष्मायन विधि से होता है, इसे हम ऊष्मायन अवधि कहते हैं। तो चूजे का पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच जो है वो फूट जाता है, यानी उसका प्रस्फुटन होता है और वो चूजा बाहर आ जाता है। इस तरह से मुर्गियों में अंडे से चूजे का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है IVF प्रणाली। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है, यानी कृत्रिम रूप से जो निषेचन होता है इसे हम कृत्रिम निषेचन भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो स्त्रियां अंडवाहिनी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण मातृत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, यानी संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, उन स्त्रियों में संतान उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निषेचन करवाया जाता है, जिसे हम IVF प्रणाली या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में करते क्या है कि डॉक्टर जो है वो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं, जिससे क्या हो, इनमें IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। इसे हम बाह्य निषेचन नहीं कहेंगे, ये होता तो एक्चुअल में बॉडी के अंदर ही है, लेकिन इसको एक हम स्पेशल कंडीशन में बाहर निषेचन करवा रहे हैं, इसलिए इसे हम कह रहे हैं कृत्रिम निषेचन। ठीक है, तो कृत्रिम निषेचन हो सके, और अगर निषेचन हो जाए तो इस युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक वहीं पर उस टेस्ट ट्यूब में ही विकसित किया जाता है।
उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और माता के गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म जो है वो भी सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक से जो शिशु जन्म लेते हैं उन्हें हम कहते हैं परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। भारत की जो प्रथम परखनली शिशु वो थी, उसका नाम क्या था? हर्षा था। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मुर्गियाँ अंडे देती हैं, मछलियाँ अंडे देती है, जबकि मानव जो होते हैं वो सब सीधे ही संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हैं। तो इस आधार पर जंतु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंड प्रजक जंतु और एक होते हैं जरायुज जंतु। तो देखिए, अंड प्रजक नाम से पता चल रहा है कि वे जंतु जो अंडों के रूप में अपने संतान या शिशु उत्पन्न करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंड प्रजक, जैसे कि मक्खी, मच्छर, मेंढक, मुर्गी आदि। जरायुज जंतु वे जंतु होते हैं जो सीधे ही अपने समान शिशु उत्पन्न कर ले। ऐसे मनुष्य का कौन कौन है? मनुष्य है, गाय है, बिल्ली, कुत्ता आदि। ठीक है। अब एक टॉपिक आता है आपके कायांतरण। कायांतरण क्या होता है? काया का मतलब होता है रूप, रूप परिवर्तन हम इसको कह सकते हैं। तो रूप परिवर्तन हम किस संदर्भ में कह रहे हैं? तो देखिए, कुछ जंतुओं में शिशु जो होते हैं वो वयस्क के समान नहीं होते। यानी कि अगर आप ये तुलना करें, मानव का जो शिशु होगा वो मानव के समान ही होगा और जब तक वो डेवलप करेगा वो मानव जैसा ही दिखेगा। लेकिन मेंढक के या अपने रेशम कीट, तितली, इन सब के जो शिशु होते हैं या इनके सब की जो भ्रूण होती है उनकी कई अवस्थाएं होती है शरीर में। यानी कि वो अपने एडल्ट के समान नहीं होते हैं जब वो पैदा होते हैं, है ना। तो जब वो जन्म लेते हैं तो वो अपने वयस्क जंतु के समान नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे जंतु का जो शिशु है उनमें कुछ विशेष परिवर्तन के साथ वयस्क में रूपांतरण हो जाना। यानी कि इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूँ। कैटरपिलर आपने पढ़ा होगा। कैटरपिलर डेवलप होकर डायरेक्ट तितली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उसका वयस्क अवस्था तो तितली है, लेकिन वो एक अपनी जीवन की एक अवस्था में वो कैटरपिलर बन जाता है। तो ये जो विशेष परिवर्तन हुआ वो विशेष परिवर्तन ही रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। तो डेफिनेशन ऐसी होगी कि ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण होना कायांतरण कहलाता है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, मेंढक टेडपोल होता है उसका शिशु, और वयस्क में जब परिवर्तित होता है तो वो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है, जबकि टेडपोल अवस्था में वो केवल तैर सकता है। ठीक है। तो ये उसका डिफ्रेंशिएट हो गया। इसी तरह से मैंने जैसे आपको बताया, रेशम कीट के जीवन चक्र में आप कैटरपिलर स्थिति जब आप देखोगे तो वो उड़ नहीं सकता, वो केवल पत्तियों को खाकर चबाता है। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप्ड होता है वो उसमें पंख विकसित हो जाता है और वो उड़ने लगता है। तो ये हो गया उसका कायांतरण। समझ में आ गया होगा। अब इसकी लाइफ साइकिल को देखें। मेंढक का जो जीवन चक्र होता है, मेंढक अंडे देता है, अंडे से आरंभी टेडपोल, टेडपोल से बाद का जो टेडपोल, विकसित टेडपोल इस तरह का दिखाई देता है जो केवल जल में तैरता है, और उसके बाद वो सीधा वयस्क बन जाता है। तितली के जीवन चक्र में आप देखें, तितली के जीवन चक्र में जो एडल्ट मेल होती है, एडल्ट फीमेल होती है, वो अंडे देती है और अंडे से क्या बनते हैं? कैटरपिलर बनते हैं। ठीक है। ये कैटरपिलर कोकून बनाते हैं। कोकून से क्या हो जाता है? कोकून में प्यूपा स्थिति बनती है। प्यूपा से वो क्या बन जाते हैं? पंख वाली स्थिति, यानी वापस वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सारी जो अवस्था परिवर्तन है, विशेष परिवर्तन है, वो सब क्या कहलाते हैं? कायांतरण कहलाते हैं। स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में पार्ट 1 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जनन की मुख्यतः 2 विधियाँ होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हमने इतना डिस्क्रिप्शन में अभी तक पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन। आपकी बुक में अलैंगिक जनन की केवल 2 विधियाँ ही पढ़नी है, मुकुलन और द्विविखंडन, जिसमें से मुकुलन हम पढ़ रहे हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है। हाइड्रा जो जंतु है वो जलीय जंतु है, जैसा मैंने आपको बताया। स्पॉन्ज और हाइड्रा के परिवहन के तंत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हमने 7th क्लास में पढ़ा था। तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन विधि द्वारा, अब नाम से पता चल रहा है मुकुल, मुकुल यहाँ पर आप एक ट्यूब की तरह समझ सकते हैं। क्या होता है कि हाइड्रा एक जलीय जीव है
जब इसकी अलैंगिक जनन की स्थिति आती है। अलैंगिक जनन की एक बार डेफिनेशन वापस क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जंतु के शरीर से यानी कि उसके कायिक भाग से ही किसी अंग से एक नए संतान उत्पन्न होना या नए जीव की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें किसी प्रकार से नर या मादा पीढ़ी का कोई रोल नहीं होता है। ये केवल एक जंतु या एक संतति पीढ़ी द्वारा ही कंप्लीट होता है ना। उसी के शरीर से एक नया जीव उत्पन्न हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। तो मुकुलन विधि में क्या होता है? हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मुकुल उत्पन्न होता है और ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होता रहता है और पूरा का पूरा एक नया हाइड्रा बना लेता है। ये हाइड्रा उस पुराने पैतृक हाइड्रा से जुड़ा हुआ होता है और पोषण प्रदान लेता रहता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है या ये पूरा डेवलप हो जाता है, तब ये क्या होता है? अपनी पैतृक जो हाइड्रा है उससे अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसे हम क्या कह रहे हैं? मुकुल। इसीलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है अलैंगिक जनन की विधि अमीबा में, द्विविखंडन। तो आपको सिंपल इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि द्विविखंडन विधि किस में होती है, मुकुलन विधि किस में होती है। तो आपको नाम याद रखने हैं और बाय डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अमीबा एक जलीय जंतु है। आप जानते हैं स्वच्छ जल या तालाब या पोखरों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव है। इसका शरीर जो होता है वो अनियमित होता है, एक सिंगल कोशिका से बना होता है, अंदर केंद्रक होता है। तो इसके शरीर के विभाजन के द्वारा ही नए अमीबा उत्पन्न होते हैं। अब ये द्विविखंडन विधि, द्विविखंडन नाम से पता चल रहा है शरीर का दो बराबर भागों में बट जाना, ठीक है। तो क्या होता है? अमीबा में जब अनुकूल अलैंगिक जनन की अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होती है तो उसके शरीर में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक दो भागों में बट जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? शरीर में उसके खांच का निर्माण होने लगता है। ये खांच धीरे धीरे बढ़ जाती है और क्या होता है? अमीबा दो बराबर हिस्सों में पृथक हो जाता है और नए संतति अमीबा का निर्माण हो जाता है। बहुत सिंपल है। तो दो बराबर भागों में अमीबा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन की क्रिया इस प्रकार से कंप्लीट होती है। ये द्विविखंडन विधि द्वारा कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, डॉली भेड़ की कहानी यानी क्लोनिंग। क्लोनिंग वर्ड आपने काफ़ी टाइम सुना है, बार बार सुना है कि क्लोन बना दिए जाते हैं। क्लोन एक्चुअल में क्या है? जब हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्लोन है, क्योंकि संतति पीढ़ी जो है वो पैतृक पीढ़ी के एकदम सेम टू सेम दिखती है। मानव में तो क्या होता है, कुछ गुण नर से आते हैं, कुछ गुण मादा से आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आधे आधे गुण हो जाते हैं। जबकि अलैंगिक जनन की विधि में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जंतु है या पादप है वो पूरा अपने पैतृक पीढ़ी के एक जैसा दिखता है, एकदम सेम टू सेम, जैसे कि फोटोकॉपी हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। तो किसी भी जीव की कायिक कोशिकाओं की प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परिवर्धित करके एक संपूर्ण विकसित जीव बनाया जाता है, जिसे कायिक कोशिका के परिवर्धन से नए जीव बनने के इस पूरे प्रक्रम को, जिसमें कि वो जो जीव है वो अपने पैतृक पीढ़ी के कैसी दिखे? फोटोकॉपी दिखे, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग विधि से जन्म लेने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और विश्व का प्रथम स्तनधारी मैमल्स क्लोन जो है वो डॉली भेड़ थी। तो आपको नाम याद रखना है। देखो आईवीएफ प्रणाली में हर्षा और डॉली भेड़ जो है वो क्लोनिंग में आएगा, ठीक है। अभी क्लोनिंग विधि में किया कैसे, इसका हुआ कैसे? तो देखो सबसे पहले क्या लिया? फिन डॉर्सेट भेड़ को लिया गया था और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव मादा भेड़ जो थी वो ली गई थी। तो मेल भेड़ जो था वो कौन सा था? मेल शिप में फिन डॉर्सेट भेड़ और फीमेल शिप में थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ठीक है। तो इनकी जो स्तन ग्रंथि थी, फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि की एक कायिक कोशिका ली गई और स्कॉटिक ब्लैकफिश ईव मादा की एक अंडाणु लिया गया। इस भेड़ की तो ली गई स्तन ग्रंथि की एक कायिक कोशिका और ब्लैकफिश ईव की फीमेल जो थी उसकी ली गई अंडाणु, अंड कोशिका। इन दोनों का क्या कराया गया? आपस में क्रॉस कराया गया।
कायिक कोशिका के केंद्रक से और अंडाणु की केंद्रक विहीन कोशिका से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के इन दोनों का केंद्रक कोशिकाओं में स्थानांतरित किया गया, यानी कि ये जो ब्लैकफिश ईव के जो केंद्रक विहीन कोशिका थी उसमें इस डॉर्सेट भेड़ की जो केंद्रक से कोशिका से जो केंद्रक थी वो इसमें ट्रांसफ़र की गई। और ट्रांसफ़र करने के बाद क्या हुआ, इसके द्वारा एक युग्मनज का निर्माण हुआ और इस युग्मनज को जो ब्लैकफिश ईव भेड़ थी उसके गर्भाशय में रोपित किया गया। इसके गर्भाशय में रोपित किया गया और रोपित करने के बाद जो मेमने के रूप में डॉली भेड़ का जन्म हुआ। और वो जो डॉली भेड़ थी वो पूरी तरह से किसकी तरह दिखती थी, फिन डॉर्सेट भेड़ की तरह दिखती थी, जबकि उसका जन्म किससे हुआ था, ईव ब्लैकफेस ईव मादा से हुआ था, लेकिन वो दिखती किसके थी जैसी थी, डॉर्सेट भेड़ की तरह। यानी कि डॉर्सेट भेड़ की क्लोनिंग की गई किसके शरीर में, ब्लैकफेस ईव के शरीर में, जिससे उत्पन्न हुई डॉली शिप। ठीक है, तो ये जो थी डॉली भेड़ की कहानी थी जो कि क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न हुई। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टोटली ये चैप्टर होपफुली आपको समझ में आया है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, तो समझ में आ गया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी है। तो जब तक आप वो ना समझेंगे तब तक आपको इस वीडियो का जो बेस है वो कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वो देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। थैंक यू।